Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं सुभाष घई साहब। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार भैया मेरे, कैसे हैं अनुराग पांडे साहब? मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। यू टॉक द ट्रुथ एंड ब्लंट एंड बोल्ड एंड डायरेक्ट इज अमेजिंग। आई ऑलवेज लव्ड यू, यू नो दैट। और हम दोनों ओशो भक्त भी हैं, ये कॉमन बात है। बिल्कुल, हम लोग घंटों बात करते हैं फोन पे ओशो के बारे में, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, समाज के बारे में, लेकिन आपकी जो फिल्म आई है 36 फार्म हाउस, इसके बारे में बताइए। क्योंकि 36, एक तो देखिए 36 जैसे नाम आता है ना अंग्रेजी का, आंग्ल भाषा का, तो लोगों के मन में थोड़ी गुदगुदी आ जाती है कि ये 36 क्या चक्कर है, क्यों नाम रखा 36? मेरे को एक बात बताइए कि जब मैं कहता हूँ यार आप उस बंदे से मुझे मिला दो, तब बोले यार सुभाष जी मैं आपको नहीं मिला सकता क्योंकि मेरा उसका 36 का आंकड़ा है। हाँ। तो 36 का आंकड़ा क्यों कहते हैं आप? कि 3 अलग मुंह, 3 का मुंह अलग होता है, 6 का मुंह अलग होता है, दोनों की पीठ होती है। तो इसी तरह के जितने भी 8-9 कैरेक्टर लिखे हैं 36 फॉर्मेट में जो रहते हैं, 3-4 बहुत सुपर रिच हैं, 3-4 गरीब लोग हैं, और आपस में जो उन लोगों का 36 का आंकड़ा है, अमीर लोगों का इसी, और इनका भी आपस में, तो सारे कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ हाइड एंड सीक गेम चल रही है, और कईयों का तो 36 का आंकड़ा भी है। तो जब मैंने फार्म हाउस का टाइटल रखा तो मुझे लगा फार्म हाउस एक बड़ा जनरल हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात है कि जो आप कहना चाहते हैं कि ये फिल्म देखिए? फार्म हाउस तो देखे हुए हैं, 36 फार्म हाउस में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर घर में अंदर क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्ले है, क्या ड्रामा है, क्या नाटक है, क्या ह्यूमर है, क्या मर्डर है, क्या स्टोरी है, क्या ड्रामा है। आइए हम सब लोग देखते हैं, घुसते हैं 36 फार्म हाउस के अंदर, और ये पूरा प्ले 2 घंटे का हम एंजॉय करते हैं। तो 36 की बात करूं तो देखिए फार्म हाउस में संजय मिश्रा हैं, मतलब विजय राज हैं, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट लिए। तो कास्टिंग के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बड़ी कमाल और बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कास्टिंग है। देखिए, आप जानते हैं अनुराग जी, जिस वक्त अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जाए या अच्छा प्ले मिल जाए आपके हाथ में, तो उस वक्त मेरा हमेशा थ्योरी रहती है कि इसकी एप्ट कास्टिंग होनी चाहिए। आई शुड नॉट हैव ए बर्डन ऑफ स्टार्स कि मेरे को इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर आके बोले कि आप ये स्टार लीजिए, वो स्टार लीजिए। मेरी हमेशा इच्छा रही है, और मैं कोशिश भी करता हूँ, नहीं तो बनाता नहीं फिल्म, कि इसमें जो स्टोरी लिखी है, जो कैरेक्टर्स हमने इतने अच्छे से पुराए हैं, कलरफुल लिखे हैं। और आपको मालूम है कि कैरेक्टर्स लिखने में मैं हमेशा ही एक बहुत आई वुड से कि आई एम्फसाइज, मेरी बहुत बड़ी शक्ति है कि मैं कैरेक्टर का कलर अलग अलग लिख सकता हूँ, चाहे वो खलनायक हो, चाहे लखन हो, चाहे ताल का मानव हो। तो हर कैरेक्टराइजेशन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कैरेक्टर के कलर में वो एक्टर फिट होना चाहिए, सूटेबल हो, फर्स्ट होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। सेलेबल हो या ना हो चलेगा मुझको, लेकिन स्टार का क्या होता है, सेलेबल होते हैं। बाद में स्टार लिया तो इसका मतलब पूरा स्क्रिप्ट उसको फॉलो करेगा। अभी भैया अभी तो सलमान खान ले लिया, अभी इसी के पीछे चलो, यही कहानी होगी, अदरवाइज दूसरा कोई ठहर नहीं सकता। लेकिन जब एंसेम्बल कान से एक प्ले लिखते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी सच्चाई लेकर आता है, अपना एक प्रभाव लेकर आता है, जिसमें सब कलरफुल कैरेक्टर्स जो है एप्ट एक्टर के द्वारा प्ले किए जाते हैं। और 36 फॉर्मल में सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि इसमें सारे एक्टर्स जो हैं, सब के सब, छोटा सा चपड़ा से लेके अगर राजा तक जो है, वो आप देखेंगे ये रीडिफाइंड, पूरे डिफाइंड कैरेक्टर है। और इसीलिए हमने जब संजय मिश्रा जी को और विजय राज जी को चुना, तो हमें एक 2 वेटरन गुड एक्टर्स की जरूरत थी। एक कॉमेडी का फ्लेवर लेकर आया, एक पावर का फ्लेवर लेकर आया। एक पावर वर्सेस कॉमेडी, कॉमेडी ने कुक है, एक कुरुक कुक है जो घर में घुस जाता है, संजय मिश्रा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा, इतने सारी फिल्में की हैं आपने, तो आप एक्टर भी बहुत कमाल हैं, आपने पढ़ाई जो एक्टिंग की है और डायरेक्शन में आ गए हैं। अनुराग जी, अगर आप देखें तो मेरे अंदर जो एक्टर हैं, वही एक थिएटर है। एक्टर का मतलब क्या होता है कि जो जिंदगी के सभी कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके, उनको ग्रास्प करके उनकी परफॉर्मेंस कर सके। तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही एक अच्छा एक्टर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, एक्टिंग कोर्स भी किया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरा लक नहीं चला एक्टिंग का। लेकिन एक्टर जो था मेरे अंदर, वो एक थिएटर था। उसी से मैं कहानीकार बना, उसी की वजह से मैं डायरेक्टर बना, उसी की वजह से मैं एक्टरों के लिए एसेट बना। जितने भी एक्टरों ने परफॉर्मेंस की, चाहे वो कालीचरण में शत्रुघ्न थे, या ऋषि कपूर कर्ज में थे, या लखन में या खलनायक, जो भी थे कैरेक्टर्स,
ये सभी कैसे, क्योंकि कैरेक्टर्स मेरे स्टार रहे हैं, मैं कैरेक्टर का जो रंग भरता हूँ उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। कहानी से भी ज्यादा मैं कैरेक्टर्स की तरफ बहुत ध्यान देता हूँ, और यही वजह कि आज 36 फार्मर्स में सभी कैरेक्टर्स जो हैं एप्ट हैं और कलरफुल हैं। कहानियां तो वही होती हैं, सिचुएशन भी वही होती है, इंसान भी वही है, वही माँ बाप, वही भाई बहन, वही बच्चे, वही काम, वही ऑफिस, वही लोग, लेकिन ड्रामा अलग अलग है और कहने का ढंग अलग अलग है, लेकिन कैरेक्टर्स अलग अलग है। पर आपको ऐसा लगता है कि एक वक्त आने के बाद, एक मुकाम आने के बाद, सुभाष घई साहब एक्टिंग कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो नजर भी आए कुछ अराना जैसी फिल्मों में, उसके बाद जब दुकान नहीं चली तो जब डायरेक्शन में काम करने लगे उसके बाद एक थोड़ा सा डायरेक्टर को पावर आ ही जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है तमाम एक्टरों को। तो आप ये मानते हैं कि जब एक बार आपके पास वो चीज आ गई कि यार अब तो मैं जो बोलूंगा शत्रुघ्न सिन्हा वही करेगा तो कितना क्या बोलना चाहिए? जो पावर डायरेक्टर की है किसी की है ही नहीं। आपने कहा नॉट ओके फॉर मी, दिलीप साहब भी ना नहीं कर सकते, उनको रीटेक देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी पावर तो ये दुकान जो चलने की बात कही आपने, मेरे को तो महल चाहिए था एंड आई वांटेड टू बी ओनर ऑफ अ पैलेस। मैं दुकान क्यों चलाऊं? मैं अपनी छाबड़ी क्यों रखूं इस बाजार में कि सही भैया बात। माल बिकता है? मैंने अपना पैलेस बनाया, अपना मुकाम बनाया, राइटर बना, डायरेक्टर बना, प्रोड्यूसर बना, कॉर्पोरेट बना, एजुकेशनिस्ट बना। तो मैंने हर कदम पे अपने अपने मुकाम बनाता चला गया, ऐसी मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। पर क्या हुआ, सुभाष घई साहब ने इतनी सफलता फिल्में बनाई, जैसे मैं कल ही किसी से बात कर रहा था मनोज कुमार साहब के बारे में भी, लास्ट लास्ट में क्लर्क, कलयुग की रामायण, है ना, उस बार सुभाष घई साहब की बहुत सारी फिल्में थी जो नहीं चली। तो क्या होता है डायरेक्टर की जिंदगी में? देखिए, उल्टा अनुभव तो ज्यादा हो गया आपको, कैरेक्टर तो ज्यादा देख लिया आपने, राइटर तो ज्यादा साथ बैठ लिया आप, उसके बाद तो आपको और अनुभवी हो जाना चाहिए था। क्या होता है एज ए डायरेक्टर जब वो लास्ट की फिल्में नहीं चलती? मैं आपको बताता हूँ, सबके साथ हुआ है ऐसा। बिल्कुल। उसकी वजह वजह होती है कि जब वो शुरू करता है तो वो जमीनी लोगों से बहुत जुड़ा होता है। जमीनी लोग बोलते हैं उसे, जिसको मासिस बोलते हैं या ऑडियंस बोलते हैं। तो उनसे जुड़ के वो काम करता चला जाता है और लोग उसकी बातों को पसंद करते लगते हैं कि वो उनकी बुद्धि को ही वो समझ के उनके हिसाब से वो प्ले लिखना शुरू करता है। मास पिक्चर, मास क्लासेस, वो मिक्स अप करता चला जाता है, चाहे वो राज कपूर साहब थे या मनोज जी थे या विजय नंद थे। इसी तो वो एक जवानी छाती है, और हमने वो जवानी होती है 30-35 साल तक एक डायरेक्टर की सॉलिड। 30-35 साल का मतलब कि उसने सेंचुरी पार कर ली। तो हमने भी 35 साल 40 साल जो है एज ए डायरेक्टर एक अपने फॉर्म में रहे। एक समय ऐसा आता है कि जब आप अपने ही काम से बोर होने लगते हैं कि यार कितनी हिट बनाऊंगा, 1 2 5 10 12 15 हिट हो गई, अभी क्या एक और हिट बना। अब हिट बनाने के लिए मुझे बड़ी जमीनी चीज से जुड़ना पड़ रहा है। तो मैं एज ए पर्सन इवॉल्व हो जाता हूँ, मोर एजुकेटेड, मोर इनलाइटन, और ज्यादा समझ आती है, और फिलोसफिक लेवल पर मैं पहुंच जाता हूँ। जब फिलोसफिक लेवल पर पहुंच जाता है तो बनती है मेरा नाम जोकर। फिलोसफिक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो बनती है गाइड। फिर फिलोसफिक लेवल पहुंचते हैं तो बनती है लम्हे। आप बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को देखिए, फिलोसफिक लेवल बोलती है तो फिर बनती है कृष्णा और युवराज। क्योंकि तब जब आप बढ़ाते हैं उस फिलोसफिक लेवल पर सीनियर होने के नाते, तो आप ऑडियंस को उस वक्त समझ नहीं आता भाई कौन सी फिलोसफी की बात कर रहे हैं। तो आपका जो माइंड है वो जमीनी से जो है आगे निकल जाता है। तो यू मेक फिल्म टाइम अहेड, क्योंकि आप सीनियर समझने लग जाते हैं, आप इवॉल्व भी होना चाहते हैं। आपको जो पुरानी खचड़ी चीजें जो हैं मार धाड़ से भरपूर अच्छी नहीं लगती हैं। तो यू ग्रो एज ए फिल्म मेकर, यू ग्रो एज ए सिनेमा मैन। आज कृष्णा और युवराज और ब्लैक एंड व्हाइट 3 पिक्चर की बात करें तो आप, मैं तीनों पिक्चर के बारे में मुझे अभिमान है। आज कृष्णा भी मेरे लिए एक बहुत क्लासिक पीस ऑफ सिनेमा है, और जो आने वाले समय पे क्या होता है, कभी कभी उस दौर पे नहीं चलती फिल्में, लाइक कर्ज उस दौर पे नहीं चली थी। अब आज युवराज भी जो है वो एक विजुअल ट्रीट है, अपने आप में बहुत बड़ा विजुअल ट्रीट है, जिसके अंदर पूरी यूरोप की सिम्फनी लाई गई। तो मैं तो बढ़ता चला गया, लेकिन ऑडियंस उधर ही रहती है। आज भी पुष्पा जो है वो सुपर हिट होती है। बोलिए आप, अगर आप ये भी कहें कि ऑडियंस बहुत आगे बढ़ गई है, जमाना बदल गया है, तो कहाँ बढ़ गई है? पुष्पा देख लीजिए, 350 करोड़ का बिजनेस करके बैठी है। सब लोग स्टूडियो वाले हैरान हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये वो नहीं हो रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो जमीनी से जुड़े हैं, दे आर अर्दी पीपल। अभी भी उनके दिमाग में मगर मैं ओशो डालने की कोशिश करूं तो मेरे लिए आसान नहीं होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। रेडियो में भी ये होता है, हर कला के क्षेत्र में यही होता है कि इंसान ग्रो करने लगता है लेकिन आपकी ऑडियंस वही रहती है, वो भी थोड़ी सी ग्रो करती है, वो 10% ग्रो करती है, लेकिन आप 20%, 30%, 40% करते जाते हो, क्योंकि आप डेली सतत पढ़ रहे हो, डेली सतत देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये कह तो सकते हैं कि लेकिन जब आप ये 36 फार्म हाउस जब लिखी, तो एक बहुत रियल कहानी लिखी। मैंने कहा इसके अंदर कोई लार्जर देन लाइफ नहीं है, इसमें कोई क्लासिकल बात नहीं है। लॉकडाउन का समय है, माइग्रेशन हो रहा है, लेबर वहां से छोड़ रही है बॉम्बे को, घरों को जा रही है। अब बेचारे जाएंगे कहाँ? और दो प्राणी जो हैं, बाप और बेटे, एक फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं नौकरी की तलाश में। वहां पर देखते हैं डायमंड्स ही डायमंड्स हैं। सोचते हैं चोरी कर लें, और उनको पता लगता है कि हमसे भी बड़े चोर तो इसका बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, जो सुपर रिच लोग हैं, वो हमसे भी बड़े चोर हैं। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और मैंने फौरन और बड़े आसानी से प्ले लिखा है। इसका मैंने म्यूजिक लिखा या मैंने इसका लिरिक्स लिखे, हर चीज आसान थी। एक तो लॉकडाउन था, मैं अपने ही कमरे में था, तो इफ इट सी आई टू राइट ए कमर्शियल प्ले इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। आप बोले कर्ज लिखो, राम लगन लिखो या फलाना लिखो, एक बहुत मेरे दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। लेकिन क्या मैं लिखना चाहूंगा? मैं अपनी जिंदगी में नई कहानियां बताना चाहूंगा। मैं तो सुभाष गई हूँ ना। जी जी, पर लोगों का ऐसा मानना है कि आजकल है ना, काम आप कम कर रहे हैं, जानवर काम चोरी कर रहे हैं आप, हैं? देखिए, इसीलिए रीजन है आपको क्योंकि ये फिल्म को आपने डायरेक्ट क्यों नहीं की, बहुत सारे लोगों की शिकायत है, पर्सनली मेरी भी शिकायत है कि आपने डायरेक्ट क्यों नहीं आप की। आप एक बात समझिए, मैं आप जैसे सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ एक बात, कि हर इंसान की हर उम्र होती है, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, और उसको अपनी उम्र के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जो 2005 में मैंने व्हिस्लिंग वुड्स खोला है, वो मेरे 25 फिल्मों को बनाने के बराबर है सर। मैंने कितनी मेहनत की है उसमें। आज भी मैं 8 से 10 घंटे डेली काम करता हूँ। कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ जबकि मैंने 8 घंटे या 10 घंटे, छुट्टियों में भी, पैंडेमिक में भी। सुभाष जी, वो मैंने मान लिया, लेकिन फिल्में फिर एक ये इतिहास होती हैं। आज भाई साहब मुगले आजम हो या आज कर्ज हो या तो कालीचरण हो, भाई साहब वो हिस्ट्री है, इतिहास है। मैं बता दूं जी, आपको, फिल्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपने जो किया है एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, वो मतलब नतमस्तक हूं मैं, और जितना सल्यूट करूं उतना कम है। हाँ, विस्लिंग वुड की बात की आपने, वो अच्छा किया, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप कलाकार हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपके पास विजन है, आप राइटर बहुत कमाल हैं, डायरेक्शन क्यों नहीं करते हैं? सुभाष घई से जानना चाहती है पूरी दुनिया। मैं डायरेक्शन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि एक तो जो है, मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं जितनी भी फिल्में बनाई हैं उससे ये बेटर फिल्म होनी चाहिए। अगर लोग पसंद चाहते भी हैं कि सुभाष घई साहब, तो वो ये नहीं चाहते कि सुभाष घई साहब खोए हुए नजर आए। उनको लगे कि जो फिल्म बनाई है वो आज तक जितनी फिल्म बनी थी उससे बेटर फिल्म बनाई है। नंबर वन। नंबर टू, जो एटमॉस्फेयर आज का है, आज की नई जनरेशन स्टार कास्ट, नए स्टार्स आ गए हैं, नई जनरेशन आ गई है इसी, तो आपको उनके लिए जिस तरह से मैं काम करता हूँ, मेरे काम करना तरीका कि कैप्टन, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप है। अभी हम्म, स्टार हैज बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप। एम आई राइट और रॉन्ग? सच्ची बिल्कुल बताइए। सही बात। तो अगर आप 100 करोड़ की फिल्म बनानी है, 50 करोड़ की फिल्म बनानी है, तो आपको स्टार के पास जाना पड़ेगा, और स्टार समझाएगा आपको ये कहानी ऐसे जानी चाहिए, गाना ऐसे जाना चाहिए, ये कोरियोग्राफर। ऐसे तो मैंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ जो मैंने चाहा, जो मैंने सोचा या जो ईश्वर ने मुझे दिया, मैं अपने हिसाब से फिल्म बनाता रहा, और सब एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर मेरे हिसाब से काम करते रहे। तो जब आपका कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आपको अपना मुकाम बदलना पड़ चाहिए। नाराज नहीं होना चाहिए। मैं नाराज नहीं हूं उनसे, वो भी ठीक है अपनी जगह में, बिकॉज उनकी अपनी रेस है, उनकी अपनी दौड़ है, और मेरा अपना मुकाम है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं ओटीटी के लिए भी 36 फार्म हाउस बना रहा हूँ, या मैंने गांधी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई पौने घंटे की। मैं बहुत बहुत मतलब अच्छा लगी कि जब भारत सरकार ने उसको स्कूलों में दिखाया, जब डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैंने कम से कम 20-25 गाने सोशल कॉजेज के ऊपर भारत सरकार को, वेरियस एनजीओ को, महाराष्ट्र सरकार को मैंने लिख के कंपोज करके दिए फ्री। तो मेरे लिए आज वो है कि मेरे लिए पैसे की लालसा नहीं है, मुझे अपने नाम की लालसा नहीं है, मुझे पद प्रतिष्ठा का नहीं, मुझे ये है कि कुछ मैं अच्छा कर जाऊं, भले छोटा हो, भले थोड़ा हो। हाँ, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन शोमैन सुभाष घई है, हाँ फाइन। अभी वो सिंपल सा बंदा है, और कविता भी लिखता है, तो कविता सुन लो यार उसकी। गाना भी लिखा है तो सुन लो यार, गाना उसने लिखा क्या है। अब उसको लेखक की तरह से देखो। Why you want him to look at him as a showman all the time? He is a man. He has done
done it all, he has seen it all. Let him live the way he wants to live, and I'm enjoying it. Being with the students of Whistling Woods, सब यंगस्टर ही सारा दिन मेरे सामने आमने सामने रहते, सब 21 से 28 साल के बच्चे जो हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं और मित्र बन के रहते हैं। हम सिनेमा भी डिस्कस करते हैं, कहानियां डिस्कस करते हैं, म्यूजिक डिस्कस करते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं। इससे बड़ी एक सुखी जिंदगी, प्रसन्न जिंदगी किसको मिलेगी? मैं तो अपने आप को ब्लेस समझता हूँ, ईश्वर मेरे पे बहुत मेहरबान रहा है। तो लिरिक्स आपने लिखे हैं इसमें, तो कौन सी लाइनें आपको, अगर मैं बोलूं इन पूरे फिल्म के दौरान जितने गाने हैं उसके लिरिक्स से कौन सी लाइनें आपको बहुत अच्छी लगी हैं, वो जरा शेयर कीजिए कि अनुराग ये लाइन जो मैंने लिखी है वो कमाल लिखी और क्यों? एक गाना तो मैंने लिखा मोहब्बत के ऊपर, जो रोमांटिक गाना था। तो जो मोहब्बत के गाने होते हैं वो एक तरह से ही चांद सूरज के बीच में आसपास ही रहते हैं, अपने ड्रीम में रहते हैं। लेकिन जो मुझे लाइन पसंद है वो मैंने जो संजय मिश्रा जी के लिए लिखी, जो कैरेक्टर है उसमें जो मुझे पसंद है वो लिखी, बड़े लोगों की बड़ी फिक्र, छोटे लोगों की छोटी फिक्र, माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों की फिक्र चलती रहेगी, ये पॉलिटिक्स, ये दुनिया, ये पैसे वाले, ये रोते रहेंगे, छोटे लोग भी रोते रहेंगे। तू अपना काम कर और आगे निकल, भूल जा तू सबको, रहे आत्मनिर्भर। ये लिखा मैंने, और ये गाना इतना अच्छा बना, अगर आप सुनिए तो इसमें बड़ा स्वादिष्ट गाना है मैं कहूँगा। तो इसके अंदर एक फिलॉसफी है, डांस भी है, एक तरह वो भी है, रस भी है। तो आप फिलॉसफी लिखते हैं, गाने की पूरी पिक्चर की फिलॉसफी उसी में है। क्या बात है। स्वादिष्ट की बात की तो आपके घर का खाना भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। मैं 2 या 3 बार खाया हूँ आपके यहाँ। अरे बहुत कमाल है, मतलब मानना पड़ेगा। इसीलिए उसके बाद नहीं आया आप। ऐसा नहीं, लॉकडाउन लग गया और आप जानते हैं वो, आपको तो एक तो बैंड्रा की जगह है, आपका घर है, आपके घर के बाहर देखने का वातावरण, फिर खाना, ओहो कैसे। तो सुभाष जी, ये फिल्म आ रही है, सारी दुनिया, लोग चाह रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि फिल्म आए, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और आप और भी फिल्मों में इन्वॉल्व रहे। आप टीचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों को पढ़ाएं, बच्चों को और इवॉल्व करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ना जाने क्यों व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि मेंटोरशिप जो है, जैसे इसमें भी आपने मेंटोरशिप दी है, डायरेक्टर को आपने थोड़ा अपना दिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि व्हिस्लिंग वुड के जितने स्टूडेंट्स हैं वो आए और एक मेंटोरशिप के लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेंटोरशिप तो मैं मिलता रहता हूँ, हफ्ते में 2 बार तो मैं व्हिस्लिंग वुड जाता ही हूँ। 3 दिन मैं प्रोडक्शन में जाता हूँ, 1 दिन मैं अपने खुद में रहता हूँ, जो मुझे लिखना होता है पूरा। मेरे 7 दिन तो निकल जाते हैं ऐसे। तो मेंटोरशिप तो मैं करता रहता हूँ, जितने भी एक्सपीरियंस है सब बच्चों को बताता रहता हूँ। और इसीलिए आज हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो अलुमनाइज हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनकी क्वालिटी आप देखेंगे ना अलग ही है। वो अलग तरीके से सोचते हैं, वो एक फिलोसोफर की तरह सोचते हैं, एक ह्यूमन की तरह सोचते हैं, और एक नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टेंस, ये सबसे बड़ी बात है हमारे स्टूडेंट के अंदर, व्हिस्लिंग वुड के अंदर। तो शोभा जी, अगर आप डायरेक्टर नहीं होते, इंडस्ट्री में होते, डायरेक्टर नहीं होते, तो क्या करते होते? मैं राइटर होता, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है, सोचने का, साइकोलॉजी पढ़ने का, फिलॉसफी पढ़ने का, ये सब चीजों का बहुत शौक है। तो मैं किताबें लिखता हूँ, शायद बहुत सी पोएम लिखता हूँ, बहुत सी, अगर मैं डायरेक्टर नहीं होता। तो आपने इतनी सारी वर्ल्ड के सिनेमा देखा है आपने, तो अगर मैं 4 फिल्मों या 5 फिल्मों का नाम लूं जो आपकी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट किया है और हर इंसान को देखना ही चाहिए, कौन सी फिल्में होंगी 5? हिंदी हो, इंटरनेशनल हो, हॉलीवुड की हो? मेरी सबसे पहले इंटरनेशनल फिल्म जो मुझे इम्पैक्ट किया था उसका नाम था 10 कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स। जहाँ की मुझे पता लगा पहली बार हिंदुस्तानी होने के नाते कि क्रिश्चियनिटी क्या है। वो इतनी इम्पैक्टफुल थी फिल्मों में कि मैं स्कूल में था तो तब भी हमको समझ आया कि अच्छा, ये क्रिश्चियन लोगों के ये रूल्स, ये कमांडमेंट्स होते हैं, तो एक हमारी इज्जत बढ़ गई। वो आज भी मेरे को इस बात का दुख है कि हम हिंदुस्तान में अपनी कृष्णा फिल्म बना के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बता सके। कृष्णा आज टाइमलेस जो है, हमारा राजा है, टाइमलेस प्रतिमा है। वो आने वाले क्या 2100 क्या 3100 में भी वो जिंदा रहेगा, वो हम नहीं आज तक बना सके। नंबर 1 एंड सेकंड थिंग, जो फिल्म मुझे जो बहुत इम्पैक्ट किया हुआ है, साउंड ऑफ म्यूजिक। क्योंकि साउंड ऑफ म्यूजिक से वहां से मुझे सिनेमा के म्यूजिक के बारे में समझ आया। मैंने वो फिल्म कम से कम 6 बार देखी, स्कूल से भागकर भी देखी, लेकिन मुझे ये था कि उसके साउंड जो और विजुअल वो मुझे इतने गदगद करते थे कि उसका इफेक्ट मेरे खुद के सिनेमा में भी बहुत रहा, मैं आपको बताता हूँ। एंड तीसरी फिल्म जो हिंदुस्तानी फिल्म देखी थी वो थी कि मदर इंडिया।
मदर इंडिया में मैंने जो फिल्म देखी, उस मदर इंडिया में मैंने देखा कि ड्रामा कैसे क्रिएट किया जाता है, और ह्यूमन ड्रामा की वो अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक है सिनेमा में। हालांकि उसके अंदर 6-7 गाने हैं लंबे-लंबे, लेकिन फिर भी आप जब भी जाते हैं, हर बार वो फ़िल्म देखते हैं और हर सीन में आपको लगता है कि पावर ऑफ ड्रामा है, एक सच्चाई है, विषय कोई भी हो उस फ़िल्म में। तीसरी चौथी फ़िल्म थी, वो फ़िल्म थी गंगा जमुना। गंगा जमुना में मैंने एक्टिंग की, एक्टर की पावर को समझा कि एक एक्टर एक कहानी को कहाँ से कहाँ ले जाता है और कैरेक्टराइज़ेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये मैंने सीखा उस फ़िल्म से। और उस फ़िल्म ने बहुत प्रभावित किया और उसके बाद मैंने हमेशा दिलीप कुमार को आइडल माना ही, आप लोग जानते हैं। लेकिन वो जो फ़ोर्स थी, वो मेरी आज तक है कि जो ड्रामा है वो इस लेवल पर आए कि लोग इमोशनल भी हों और सोचे भी साथ में। ऐसे नहीं कि उस वक़्त रोया तो बोले यार मैं काम का रो दिया था। नो, ज़िंदगी भर आपको उसका इम्पैक्ट रहना चाहिए। और उसके बाद भी बहुत सी पिक्चरें हैं जो कि बाहर की थी, बहुत मुझे पसंद है। जब मैं प्रोफेशनल में नहीं था, आई लाइक्ड मेनी फिल्म्स, इट्स नॉट मेनी ग्रेट फिल्म्स राज कपूर साहब मेड, मनोज जी मेड, एंड नाउ यंगर जनरेशन हैव मेकिंग ग्रेट फिल्म्स। मैंने दंगल फिल्म देखी, मतलब मैं स्तब्ध रह गया जब दंगल फिल्म देखी, जो आमिर साहब ने बनाई। इतनी खूबसूरत फिल्म कि आप बोल सकते हैं दीज़ आर मॉन्यूमेंटल फिल्म्स। तो ये फिल्में जो हैं हमेशा मेरे दिमाग में याद रहती हैं मुझे। और बाकी तो हज़ारों पिक्चरें हैं, आर्ट सिनेमा की हैं, फ्रांस की हैं, जर्मन की हैं, अमेरिका की हैं, कोरिया की हैं, जापानीज़ फ़िल्में। तो कौन सी ऐसी कहानी है जी, जो अभी तक आप नहीं बना पाए? आपके दिल की तमन्ना है कि ये बनना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी जवानी में नहीं बना पाया, अब बनाऊँगा, नहीं बनाऊँगा, बात की बात है। वो कौन-सी फ़िल्म थी, कौन-सी कहानी थी वो? मुझे एक हमेशा कहानी रहती है कि मैं कभी न कभी बनाऊँगा और कभी नहीं बना पाया। वो है कहानी बच्चों की, 2 बच्चे की। द 2 किड्स, एक 8 साल का, एक 6 साल का। उसके ऊपर मुझे फ़िल्म कभी ना कभी तो मैं बना के रहूँगा, शायद ज़िंदा रहा तो मालूम नहीं। लेकिन मुझे वो हमेशा फ़ैसिनेट करता है कि अगर सुभाष तुम अगर वो फ़िल्म बना दो 2 बच्चों की, जो कि बहुत बड़ी पैन सिनेमा में लोगों को पसंद है, हर घर को पसंद है कि ये फ़िल्म देखनी ज़रूर है। वो 2 बच्चों को जो तुम स्टार क्रिएट करोगे, जो 2 बच्चों का कैरेक्टराइज़ेशन लिखोगे, जो 2 बच्चों की कहानी लिखोगे, वो फ़िल्म एक बड़ी मज़ेदार होगी। स्टार कास्ट, विभूषित भूषण से भरी हुई, ज्वेलरी से भरी हुई फ़िल्में तो हम बनाते ही रहेंगे। क्या बात है। तो आज जैसे कि हम लोग कुछ समय पहले ही बात कर रहे थे कि ओशो जी की आज पुण्यतिथि है। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और आपका मैसेज सुबह-सुबह हमेशा ही आ ही जाता है किसी न किसी विषय को लेकर। तो ओशो के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें, देखिए आज पुण्यतिथि है, वो तो मानते नहीं थे कि वो इस दुनिया से गए हैं। वो कहते थे एक स्टे था, यहाँ स्टे किया, धर्म हैं? देखिए, कितनी बड़ी बात लिखी है ओशो के मैसेज में। नेवर बोर्न, नेवर डाइड, ओनली ही विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन सो एंड सो ईयर, दैट्स इट। तो वी ऑल विजिट दिस प्लैनेट। ये धरती को हम सिर्फ विजिट करते हैं 75, 80, 90 साल के लिए और फिर चले जाते हैं। तो हम कभी भी पैदा नहीं हुए, कभी भी मरे नहीं। लोगों के लिए पैदा हुए हैं, लोगों के लिए मरे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक हमारी आत्मा है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ से जुड़ी हुई है। ओशो की सबसे बड़ी जो जो काबिलियत है, जिसका मैं हमेशा फैन रहा हूँ, वो ये है कि वो ह्यूमन ट्रुथ को फाँश कर देते हैं। जो सच्चाई के पीछे सच्चाई है, वो बताते हैं। एक सच्चाई ये है जो हमारे माँ-बाप ने बताई, एक सच्चाई है जो कानून बताता है, समाज बताता है, देश बताता है। एक सच्चाई है जो अंदर के आपके मस्तिष्क से पैदा हुई है, सोल से पैदा हुई सच्चाई है, वो सच्चाई है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको उस सच्चाई की तरफ लेके जाता है। अगर आपको अपना प्रमाणित करना है अपने बारे में, तो उस सच्चाई की समझ है आपको। जब समझ हो गई तो आप मनुष्य, इंसान नंबर 1 रहेंगे। ही टॉक्स अबाउट द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन ट्रुथ ऑल द टाइम। चाहे वो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला, कृष्णा के बारे में बोला, बुद्धा, महावीर सबके बारे में बोला, सबकी तारीफ की और सबको क्रिटिसाइज़ किया। बोलिए, अब मेरी आप तारीफ करेंगे तो मेरे को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। गांधी को क्रिटिसाइज़ भी किया, पर तारीफ भी की, वो तो होगा ही होगा। लेकिन विश्लेषण करना, विश्लेषण जो जितना अच्छा ओशो करते हैं, हमारे संतों, महात्माओं, शास्त्रों का, वेदों का, इस्लाम का, कुरान, बाइबल, हर चीज़ के बारे में वो इतना खूबसूरत करते हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाती है।
कि कोई एक अच्छा गाइड यार मिला, नहीं तो सब के विचार जो हैं वो अपने ही विचारधारा से लिपटे हुए हैं। दे आर बॉर्न विद देयर ओन डीएनए, और उसी से बेचारे वो सीमित रह के चले जाते हैं इस दुनिया में। तो असीम है ओशो, ये मैं कहूँगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो मैं तो यही चाहूंगा कि 36 फार्म हाउस हो और ओशो की बातें हमेशा याद रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप आगे जो भी आए तो प्लीज राइटिंग के साथ साथ, स्टोरी के साथ, लिरिक्स के साथ, डायरेक्शन पे भी प्लीज आप ध्यान दीजिए। ऐसी मेरी मनोकामना है। बिल्कुल, मैं आपकी इस भावना की बहुत कदर करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मैं अवश्य उत्साहित प्रोत्साहित हो ही जाऊंगा। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको पहले बताऊंगा कि अनुराग जी, मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग मी। गॉड ब्लेस। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में रहे। थैंक यू शिवा जी।